दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा के शिव वाटिका में मौजूद हूं और मेरे साथ जो राष्ट्रीय आदर्श समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहर बिहारी तिवारी कराड़ जी मौजूद हैं। और आज इस शिव वाटिका में कार्यक्रम किया अखिल भारतीय खटी समाज द्वारा भाई सोनकर जी का आज पुण्यतिथि थी, बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। सर, शिव बिहार क्षेत्र में किस तरह देखते हैं सर? देखिए, जैसे हमको ये पता लगा कि समाज के जो पुरोधा अखिल भारतीय खटी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेश सोनकर जी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आज का ये कार्यक्रम था, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भाई नवाब सूर्यवंशी के कार्यकारिणी ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें उनकी पुण्यतिथि पर, राजेश सोनकर जी की पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी, श्रद्धांजलि सभा एवं हेल्थ चेकअप कैंप समाज के लिए किया था। तो उस कार्यक्रम में खटी समाज का जिला अलवर का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पे मौजूद रहा और राष्ट्रीय आदर्श मंच की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसके अलावा श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति का भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो जब ये मुझे जानकारी मिली तो मैं आज यहाँ पर आया। कार्यक्रम बहुत ही सामाजिक मूल्यों पर था और एकता की भावना से हमने कार्यक्रम रखा। समाज के उत्थान कैसे हो, इन सभी बातों पर आज चर्चा करी। अगर सर बात करें एजुकेशन को लेके बहुत चर्चा की गई थी वहाँ कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बच्चे कैसे आगे बढ़े, किस तरह सर देख रहे हैं आप, कैसे समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे सर एजुकेशन में? देखिए, शिक्षा तो अभी सभी जगह पे मूलभूत चल ही रही है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उस पे हमने ध्यान देना है। जो कंपटीशन की चीजें हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी तरीके से आगे नहीं पढ़ जाते, तो उनके लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए कि वो अपने कार व्यापार को भी संभाले। जरूरी नहीं कि राज्य की सेवाओं में ही चयन हो। इनके अलावा समाज में जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला करके अच्छी कोशिश करते हैं वो और आगे पढ़ाई करें। और जो बच्चे जो व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके लिए सारी चीजें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े उद्योगों खटी समाज की भागीदारी नहीं, किस तरह सर भागीदारी होगी? ये बिल्कुल सत्य बात है कि एमएसएमई जो है उसकी अगर हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति के 2% से भी नीचे उद्यमी है। तो बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि जब आने वाले समय में और इस समय में अभी नौकरियों का भी बहुत कम लग रही है, सरकारी नौकरियां है ही नहीं, तो ऐसे में हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग बिजनेस में आए। और जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बिजनेस में जो लघु उद्योग है उनको संभालें, और ऐसा बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी सरकार दे रही है। तो बिजनेस के लिए भी हमने प्रयास किया है कि वो लोग जो ऐसे नहीं जा सकते तो वो बिजनेस में आगे बढ़े और अच्छे अच्छे पदों पे लोग बैठे, अच्छी अच्छी कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर्स और ये सब कुछ प्रोडक्शन से सब कुछ संभाल रहे हैं। तो बिजनेस के लिए भी हमने चाहेंगे कि वो लोग जुड़े। तो इसमें समाज सभी अपनी भागीदारी रखेगा और आगे भी उनको, जो हमारी कम्युनिटी के, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सोशल से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो वो भी घर घर जा करके ऐसे लोगों को जानकारी भी देंगे। सर बात करें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ज्यादातर सभी समाजों के महापुरुषों के चौक, नामकरण, स्कूल और आजकल तो बहुत बड़े बड़े मूर्ति कह सकते हैं, उनकी प्रतिमा भी कह सकते हैं, बहुत लग रही है। सर संत द्रोणनाथ जी की कहीं दिखाई नहीं देती है, इसके लिए सर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय जो संत हुए हैं, संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी, इसलिए इसी सरकार में उनको राष्ट्रीय संत की उपाधि दी और ऐसे कई अनुसूचित जाति के संत हुए। तो अब सरकार भी इन चीजों पे ध्यान दे रही है कि हमारे जो इतिहास थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया था, तो पुनः उसकी समीक्षा हो रही है और ऐसे जिन लोगों को दरकिनार किया गया था तो उनको जो है याद किया जा रहा है। और इसी बीच में हमारे राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ जी हैं, उनका भी नामकरण। और अभी ऐसा नहीं है कि उनके नाम के नहीं, कई जगह पर दिल्ली में है। दिल्ली में अभी ट्रॉमा सेंटर का माननीय राजकुमार चौहान जी और मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम से एक ट्रॉमा सेंटर का इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा कई मार्ग संत दुर्बलनाथ जी के नाम से हैं। तो हम यहाँ भी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं या प्रतिनिधि हैं जो
कलेक्ट्रेट हैं, उनसे भी हम मांग रखेंगे कि संत श्री दुर्बलनाथ जी के नाम से कोई चौक जगह कोई भी इस तरह से हो उनकी मूर्ति के लिए। तो ये होगा तो हमें प्रेरित करेंगे धर्म के प्रति, क्योंकि संतों ने हमेशा राह दिखाई है अच्छे कर्म के लिए, तो उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। देखिए ये फैक्ट है कि अभी अनुसूचित जाति के ज्यादातर जो लोग होते हैं और जो ऑफिसर रैंक पे पहुंच जाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा वो जो नीचे के जो हमारे शोषित बच्चे रह जाते हैं या जिनका नंबर नहीं आता है नौकरियों में, तो उनके साथ थोड़ा सा उनका डिस्टेंस आ जाता है। तो हम अभी बड़े बड़े मंचों के माध्यम से जहां भी जाते हैं उन लोगों को भी हम बुलाते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को भी उनको बताते हैं कि भाई हमको दोनों के प्रति समरसता रखनी है, ऐसा नहीं लगे कि वो अपने आप को ये समझें कि भाई उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो शिक्षा के लिए उनको एक गेट टुगेदर हो रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनको भी एहसास हो रहा है कि हाँ अगर हम सहायता नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज, लेकिन हाँ जहाँ उसको जरूरत है वहां उसकी मदद करें, ऐसा हम संदेश देते हैं। सर गांव देहातों से निकल के आते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, सर लौट के दोबारा नहीं जाते हैं सर वहाँ, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा सर आपकी तरफ? ये बड़ा दुर्भाग्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब आप बड़े अधिकारी बन जाओ, आईएएस आईपीएस बन जाओ, तब आपको अपने पूरे तामझाम अमला के साथ में उस गांव में जरूर जाना चाहिए जहां से आप निकले हो। और उसका उनका उद्देश्य साफ था कि उनको देख करके लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, वो प्रेरणा लेते हैं कि देखो ये हमारे बीच के व्यक्ति, अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम भी ऐसा बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। फिर भी बहुत सारे मंचों से ये आवाजें उठी है, तो अब भी बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं जो अधिकारी हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और इस दूरी को जरूर जो है कम कर देंगे। तो ये सर आज का जो युवा है नशा की ओर जा रहा है, खेल कूद में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका, उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा सर आपके माध्यम से? नहीं, युवा इस देश की रीढ़ है और हमारे समाज के जो खटीक समाज तो शुरू से ही एक ऐसी कौम रही है जिन्होंने हमेशा लड़ाइयों में भाग लिया है, देश के लिए बलिदान दिया है। और जितने भी हमारे अगर पीछे इतिहास में जाएंगे तो जो आक्रमणकारी थे तो उनसे लड़ने के लिए खटीक समाज सबसे आगे रहा। वो बात अलग है कि उनको धीरे धीरे जब थोड़ा मॉडर्न के नाम पर, विकास के नाम पर उनको दरकिनार कर दिया, हाशिए पे खड़ा कर दिया। लेकिन अब सरकार भी और संगठन भी इस पर ध्यान दे रहे हैं और उनको पुनः मुख्य धारा में ला रहे हैं। तो बात करें, आपने कहा खटीक समाज बहुत मजबूत समाज है, आगे जो बहुत युद्ध भी लड़े उन्होंने, जो लोग साथ भी रहे, लेकिन सर उस तरह से भागीदारी खटीक समाज को नहीं मिली, उनका जो इतिहास है वो दबाया गया है। किस तरह से उनका इतिहास आगे आएगा, किस तरह से सर वो खटीक समाज अपना इतिहास जानेगा? देखिए जब सामाजिक संगठनों की जो आवाज होती है और सामाजिक संगठन जब चेतना लाते हैं, लोगों में जब जागरूकता आती है, इतिहास को जब परखा जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, तब ये बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि जो हमारा लिख गया है तो हमने, अगर नाम नहीं है तो हमने कोई बलिदान नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, अभी गोपाल दास पाठक आपने नाम सुना होगा, खटीक समाज के थे, फिल्म में बनी है सर उनके ऊपर। हाँ, वो इतने बड़े क्रांतिकारी रहे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और अपने देश के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था, तब जाकर के हम रह पाए। तो खटीक समाज ही नहीं, ऐसे अनुसूचित जाति की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने भाग लिया और वो लोग आज धीरे धीरे अब उनको मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। खटीक समाज अन्य राज्यों में एससी कैटेगरी में, तो अन्य राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में, सर खटीक समाज एससी कैटेगरी में जिस तरह से है उस तरह से किस तरह से आवाज उठाएंगे जो हमारे लोग उसमें आगे बढ़ सकें, राजनीति में भागीदारी मिल सके, और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें जो ओबीसी आते हैं और उनमें खटीक समाज को भागीदारी नहीं मिल रही है? इस पर हमारे खटीक समाज की बहुत सारी संस्थाएं हैं और ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन श्रीमान नेतराम ठगेला जी के उसमें चल रहा है और वो देश के सभी कोनों में जा रहे हैं। और भी अखिल भारतीय खटीक समाज है, वो भी जा करके जहां जहां वो उस वर्ग में नहीं आते, ऐसी वर्ग में नहीं, कैटेगरी में नहीं किया, तो राज्य सरकारों को लिख रहे हैं और वहां बता रहे हैं। तो जल्दी इस पे कोई ऐसी ठोस रणनीति बन सकती है और समाज को चेताया, समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाया, तो जरूर इस पे कुछ न कुछ अवश्य कदम उठेगा। अब तो सर सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री भी वीरेंद्र खटीक जी, लेकिन सर वो कोई आवाज नहीं उठा रहे इसको लेके। देखिए, राजनीतिक लोगों की कुछ बंदिशें होती हैं, मजबूरियां होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, पार्टियों के होते हैं, तो हो सकता है उसमें उनको कुछ ऐसा लगता हो
क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी की चीज है कि एक बात बोलना और उसको अमल में लाना ये बहुत जरूरी है। हो सकता है वीरेंद्र कुमार जी इस पे कोई रणनीति बना रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जिसमें सामाजिक मंत्रालय उनके अंदर में है, और ऐसे उससे जरूर निष्कर्ष निकलेगा, समाज के लिए लाभान्वित करेंगे, ऐसी योजना वो लेके आएंगे। खटीक समाज का जो प्रोग्राम हुआ, पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ, जो हमारे बीच से जो अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजेश सोनकर जी, वो चले गए इस दुनिया से, और उनकी हमने पहली पुण्यतिथि मनाई, और हमारे जो खटीक समाज के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें सभी आई, सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। जो राजेश सोनकर जी की जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, ये थी कि जो हमारा समाज है एक धागे में बंध जाए, एक सूत में चले, और जो हमारा उनकी सोच थी हमारा जो समाज आगे बढ़े, युवा बढ़े, पढ़े लिखे, और उन्होंने इस काम को करके भी दिखाया। उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ में एक स्कूल बनाया, एक बहुत अच्छा भव्य स्कूल बनाया अपने समय में, जो अपने जीते जी। तो मैं यही कहूंगी अपने युवाओं को, अपने बहन बेटियों को, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम रोकें, थामें, थोड़ा समझाएं, उन्हें प्यार से, लाड से जैसे समझाएं उनको कि हमें पढ़ाई, शिक्षा ही वो चीज है जो हमें जीने का महत्व सिखाती है। खेलों की तरफ भी हमारे बच्चों का कम ध्यान है। हमारे बच्चे और हमारा जो समाज है थोड़ा पीछे है ही इस मामले में, क्योंकि और भी समाज को देखो कितना आगे बढ़ रहा है। थोड़े थोड़े मतलब थोड़े से व्यक्ति हैं, 2-3%, वो भी इतना बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे देश में, किसी भी देश के कोने कोने में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी राज्य में, कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ खटीक नहीं हो। और इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद भी हम पीछे हैं, हमारी भागीदारी नहीं है। कहीं भी सरकार में भी हमारे ठीक तरीके से हमारी बात नहीं रखी जाती, और हमारी कोई मांगे होती हैं वो पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम पिछड़ रहे हैं। जिस दिन हम एक साथ खड़े हो जाएंगे एक मंच पे, तो हमारी सुनवाई होगी, और सरकार भी हमारे आगे सारी बातें हमारी मानी जाएगी हो चुकी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश सोनकर जी के हमने पुण्यतिथि मनाने का एक मेरा मेन मकसद भी है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से जिस पर से नवाजा गया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ नया करूं। तो मैंने सोचा था हमारे समाज में बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, पढ़ाई के लिए युवाओं, बच्चों को, और जैसे बताया स्कूल तक बनाए उन्होंने, और समाज को एकत्र करने का काम करा। जैसे कि मुझे इतनी दूर से मुझे भी जोड़ा था। तो मेरा जो इस पुण्यतिथि मनाने का मकसद था कि जो हमारे समाज में समाज के लिए करता है तो उसे हमेशा याद रखा जाए, उसे कभी भुलाया न जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी ये समझेगी कि जब हमारे पूर्वजों को, जो हमारे समाज में अच्छे लोग सामाजिक थे, उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, तो हम भी क्यों न करें, जो कल को हमारी भी पुण्यतिथि है। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे काम करूँ कि कल को मेरी भी पुण्यतिथि हमारा समाज मनाए। ये अपने को छोटा दिखाना होगा। सबसे बड़ी कहानी एक आ जाती है, खल्लू कहता है मैं बड़ा, सूर्यवंशी कहता है उस पर बन जाओ। जो मेरा कहने का मतलब है उसे सुन लो। धनकर कहता है अनेक बातें कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़ा। तो सबसे पहले सबको तो एक चीज ये धनकर, सूर्यवंशी या सोनकर, सब चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रागिनी सोनकर जी ने एक सोनकर शब्द ही बोले जा रही थी, बहुत अच्छा काम करती है और सम्मानित नारी हमारे समाज की, और आज के टाइम में विधायक भी है। तो मैंने सोनकर शब्द का भी विरोध करा था। मैंने कहा था आप एक इतने बड़े मंच पर और सम्मानित नारी हैं, आपको केवल खटीक शब्द यूज करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है नहीं सर, आज की डेट में सोनकर हो, चक हो, या धनकर हो, या बंसीवाला हो, या कोई भी XYZ सूर्यवंशी हो, समाज एक दूसरे को जानने लगा है, एक दूसरे को सम्मान करता है, समझने लगा। कहते हैं कि और रोटी बेटी का रिश्ता भी कर रहा है। हाँ, बहुत हो चुका है। रोटी बेटी का भी रिश्ता काफी बढ़ गया, और लोग अपने ऐसे बिहार समाज में ऐसे हैं तो वो खुला कहते हैं कोई हमें दिक्कत नहीं है। उसमें चाहे सूर्यवंशी समाज हो या धनकर समाज हो या अन्य कोई भी अपने आप को जोड़ता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सभी अपने आप को एक खटीक बताएं। है पार्टी तो कभी ये चाहती नहीं कि हमारे लोग कभी भी राजनीति में आगे बढ़े। उसका उद्देश्य क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। मुझे जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था तो पार्टी मुझे कोई नहीं जानती थी। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम करा और उस प्रोग्राम से मुझे लोगों ने पकड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि आपको हम किसी पद से नवाजते हैं और आप हमारे साथ काम करो। कांग्रेस वालों ने भी, आम आदमी वालों ने, सभी देखो जो काम करता है उसे पकड़ा जाता है।
उनका मेन मकसद क्या है कि हम लोग अगर राजनीतिक पार्टियों में रहेंगे, जैसे ही उछलेंगे अपनी समाज के लिए, अब मैंने आज एक काम करा है, उससे क्या लगेगा और ये अपने समाज को जगाएगा, इसे कवर कर लिया जाए। और हम कोई भी वो छोटा मोटा में पद दे देंगे, लालच देते हैं, उस पद के पीछे हम भाग जाते हैं। लेकिन नवाब जी, आप पर तो टैग लगा हुआ है कि आप भाजपा के व्यक्ति हैं। जी मैंने बहुत लोग कहते हैं, तो जी वो कैसे आज आपको अपने मंच के माध्यम से इस इंटरव्यू में क्या घोषणा करना चाहते हैं? देखो, लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता था और एक सम्मानित पद से भी रहा हूँ। आज मेरा कुल उद्देश्य यही है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा, पार्टी के लिए कोई काम नहीं करूंगा। समाज को धोखा दें और समाज को आप बेच दें और भाजपा का दामन थाम लें? सर, मैं सक्षम आदमी हूँ अपने में, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा शौक है समाज सेवा करने का, मैं बिकने वाला नहीं हूँ। ऐसा चुनाव आया और आप कहते हैं कि खटीक समाज तो भाजपा को सपोर्ट करेगा? नहीं, उन लोगों ने ही तो आज तक हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया है और इसीलिए हमारे कोई समाज का संगठन कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को बेच देते हैं, अपने समाज को बेच देते हैं। जबकि इस भोले वाले समाज को यह भी नहीं पता होता है कि हमें किसने बेच दिया, हम कब बिक गए। हमारे जैसे नेता बिक जाते हैं, अपनी जेब भर लेते हैं, उस काम से मैं अलग। देखो, अभी यहीं से मैं घोषणा कर देता हूं, भरोसा करेंगे समाज के लोग आप पे? मेरे पे इसलिए भरोसा करेंगे कि पहली बात तो मैं अच्छी बात है कि किसी से ये नहीं करेगा किसी पार्टी में काम मत करो। मुझे सिर्फ जरूरत है तो समाज के लिए जरूरत है। मेरे जहां लोग, तुमने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले इसी थाने के अंदर मैं पिटा था और मुझे दिक्कत नहीं है कि मैं पिटा था। क्यों पिटा था? मैं अपने समाज के लिए। और तुमने देखा होगा नेता नहीं पिटते। मैं देखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खटीक समाज के लिए गर्दन भी कटेगी, मैं बोल चुका हूँ। और 2-4 एक्सीडेंट ऐसे हो गए, मैं कहीं भी टकरा जाता हूँ अपने खटीक समाज के बल पर। और मैं चाहता हूँ कि मेरा खटीक समाज आज मैंने एकत्र करा है, ऐसे मेरे साथ चले। तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, मुझे समाज की जरूरत है। जो मेरा उद्देश्य है सिर्फ समाज से है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप ऐसी संगठित अपने आप को संगठन बना लो कि कहीं भी जरूरत हो तो 100-200 लोग मेरे साथ खड़े हों। मुझे विश्वास भी है। मैं एक महीने बाद भाजपा रैली दिखाई दें आप? सर, ऐसा है, सही है आपका कहना कि आपने मुझे देखा होगा। अब समाज के लिए क्या संदेश रहेगा सर? समाज के साथ यही है, मैं समाज से विनती करता हूँ कि मेरा समाज मेरी थोड़ी सी हेल्प करे। अभी तक सभी की करिए और थोड़ी सी मेरी करे। देखो, नुकसान तो इस संगठनों ने करा है, सभी संगठनों ने करा है, क्योंकि अपने को विलय कर दिया है किसी भी पार्टी में। मैं चाहता हूं कि भाई उम्मीद रखो, मान लो कि ऐसा करे, मैं भी कर सकता हूं, मत भरोसा करो। कुछ दिन के लिए तो कर सकते हैं, आप 1-2 साल के लिए तो कर सकते हैं। 1-2 साल में कोई भी चुनाव नहीं है, 1-2 साल में कोई भी चुनाव नहीं है। 1-2 साल मेरे साथ चल के देखो, मैं तुम्हें अपने संगठन की ताकत बता दूंगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं कह सकता।